केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी कर रही कई कार्यक्रमों के आयोजन। हरिद्वार में गरीब कल्याण सम्मेलन, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रहे कार्यक्रम में मौजूद। वन निगम अध्यक्ष बनने पर कैलाश गहतोड़ी पहुंचे हरिद्वार। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सीएम धामी की जमकर की तारीफ। नैनीताल झील में मिला युवती का शव, 16 जून से अपने घर से थी लापता। घर से नाराज होकर निकली थी युवती। और हरिद्वार में लगातार जारी पुलिस का सघन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस गिरफ्त में नशा तस्कर, कई अवैध और नशीले इंजेक्शन हुए बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। सुशासन, समर्पण और गरीब कल्याण का और मोदी जी का जो 8 वर्ष जो पूरा एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस जनपद के लाभार्थी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के बधाई देने के लिए और संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और पूरे गरीब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया है, क्या जानकारी है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में लगातार गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसमें हरिद्वार के दौरे पर आज अगर हम आपको बताएं तो भाजपा सरकार ने किसानों के लिए एक कृषि कानून के लिए और अग्नि शस्त्र की योजनाओं के लिए 4 साल उसके साथ साथ आपको गरीब कल्याण के लिए 8 साल पूरा भारतीय सरकार जनता पार्टी के 8 साल पूरा होने के बाद, जिसमें से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा सरकार ने शामिल 14 विधानसभाओं के सैकड़ों संख्या के बीजेपी कार्यकर्ताओं के आज मोदी सरकार को आज नई गरीब कल्याण योजनाओं के लिए नई सौगात योजना स्टार्ट किया है। धर्मराज, हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। वन निगम का अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार पहुंचे, जहां बहादुराबाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व महापौर मनोज गर्ग भी मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी ने उन्हें वन निगम का अध्यक्ष बनाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम के उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी सीट को चुना, मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वास्तव में उस क्षेत्र को ज़रूरत थी और इस प्रदेश को ज़रूरत थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। मेरा सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे वन निगम की जिम्मेदारी दी है और मैं वास्तव में हमेशा अपने कर्तव्यों का और पार्टी के कार्यों को निष्ठापूर्वक करता आया हूँ और एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये वास्तव में इसमें कुछ करने के लिए है और मैं अपने आप लोगों के माध्यम से भी और वैसे भी सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस दृष्टि से वो उत्तराखंड को देख रहे हैं उसी दृष्टि से मैं काम कर करके उनकी नज़रों में और पूरे प्रदेश की नज़रों में और एक निगम को नए आयाम तक पहुंचाने बड़ा चर्चित रहा है।
तो वन निगम का अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मराज जुड़े हुए हैं। धर्मराज, आपसे जानना चाहेंगे कि वन निगम का अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार पहुंचे, किस तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया गया, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, उनका एकदम भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। और साथ ही आपको बताइए, गहतोड़ी जी के साथ साथ क्या नाम है, वन निगम अध्यक्ष बनने के बाद में हमारे ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसी के चलते उन्हें का आभार व्यक्त किया है। वही मुख्यमंत्री जी की नजर में उन्होंने अहम देखते हुए उनके लिए एक उद्देश्य का एक सामने जागरूक पूरे करने के लिए उन्होंने काफी सौगात की है। जी धर्मराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहघाट के नेपाल सीमा से लगे गांव में बारिश होने के साथ किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। किसान कब से धान की रोपाई करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही पूरे गांव के किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। जहां पुरुष रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, वहीं महिलाएं धान के पौधों की रोपाई कर रही हैं। आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों का लाल धान काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इन क्षेत्रों में खेती करना काफी कठिन है। नैनीताल की झील में एक युवती का शव मिला है। बताया जाता है कि युवती 16 जून से अपने घर से नाराज होकर के निकली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके मामले की जांच में जुट गई है। तो नैनीताल में एक युवती का शव मिला है। यह युवती नाराज होकर के अपने घर से निकली थी। झील में युवती का शव मिला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में द्रव्य और मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने आला अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद की गई है। आरोपी नशे के आदी हो चुके युवाओं को इंजेक्शन उपलब्ध कराता था। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि रेल चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की अगुवाई में पुलिस टीम ने लाल पुल के पास दोपहिया वाहन सवार एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद हुए। वहीं पुलिस की सूचना पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर ने इंजेक्शनों को प्रतिबंधित बताया। कोतवाली लाकर की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शौकीन उर्फ खद्दर पुत्र सलीम निवासी मस्जिद वाली गली मोहल्ला पांव धोई बताया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में नशे के इंजेक्शनों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिस पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घूमकर इंजेक्शन बेचा करता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में लगातार मिल रही ओवर रेट पर शराब बिकने की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। शराब की दुकानों पर छापा मारकर एसडीएम ने दुकान के स्टॉक चेक किए और ओवर रेट पर जुर्माने की रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी को भेज दी है। तहसील कर्मचारी ने खुद ग्राहक बनकर के कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारी महोदय के निर्देश पर आज 3 दुकानों का निरीक्षण किया गया। एक दुकान में ओवर रेटिंग पाई गई, बाकी 2 दुकानों पर ओवर रेटिंग नहीं पाई गई है। छोटी मोटी जो अनियमितताएं हैं उनको जिला अधिकारी महोदय को निरीक्षण टिप्पणी बना के भेजा जाएगा और उसमें जो भी जुर्माना होगा संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसी कड़ी में रामनगर में भी युवाओं ने योजना का विरोध किया। इस दौरान छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। युवाओं का कहना था कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना को शीघ्र ही वापस लेने की मांग की। वहीं राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा गया। भारत सरकार के द्वारा एक अग्निपथ योजना निकाली गई है, जिसमें पूरे देश के ही हमारे युवाओं के साथ एक अत्याचार किया जा रहा है। उनको एक शॉर्ट टर्म सर्विस दी जा रही है आर्मी में, जिसका हम कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता और पूरे देश के युवा आज सड़कों पर निकल के आ गए हैं। उसी के क्रम में आज रामनगर कांग्रेस ने अपना एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है और हमारा ये मानना है कि इस योजना को जब तक वापस नहीं किया जाएगा, पूरे देश के युवाओं के साथ पार्टी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। ये देखिए, आज हमने भारत सरकार का पुतला दहन किया है। अग्निपथ जो देश विरोधी कानून यहाँ पर लेकर आ रखे हैं आर्मी के लिए,
और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये सारे युवा आर्मी के ट्रेनिंग वाले थे, इनकी लिखित जो परीक्षा होनी थी वो रद्द कर दी गई है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही कल जो हल्द्वानी में लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। उसके साथ मद्देनजर रखते हुए हमने आज भारत सरकार व राजनाथ सिंह का पुतला दहन कराया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं का जीवन अंधकार में चला जाएगा। इस मसले पर सरकार आंखें बंद करके बैठी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। ये जानबूझ के सरकार ऐसे बिल लाती है जिसपे इसकी किरकिरी हो रही है। आज युवाओं का ये हाल है, आप देखिए पूरे देश में किस तरह का माहौल कर दिया गया है। आज जिनको आशा थी 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन आज देखिए जब नौकरी लगी भी और नौकरी लगने से पहले उसका एक तरह से जैसे कहते हैं शादी नहीं हुई और शादी से पहले तलाक, उस तरह की स्थिति आज हो गई है। उधम सिंह नगर में गदरपुर के एक गांव में जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत और मुख्य विकास अधिकारी ने तालाब का भूमि पूजन किया, जिसका अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण किया गया। योजना के तहत जिले में 25 तालाब बनाए जाने हैं। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करके उनके साथ खाना भी खाया। 25 लाख की लागत से बने तालाब में पक्की दीवारें, वृक्षारोपण किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण इन तालाबों में मछली पालन भी कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए यह हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। टारगेट दिया गया कि जिले में 75 तालाब का खुदान करना है और उस 75 तालाब में हमारे गांव का भी एक नाम आया है और ये करीबन 2.5 से 3 एकड़ का ये क्षेत्रफल है। और इसमें तालाब को खोदने के बाद मेन उद्देश्य है जल, जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज के डेट में गर्मियों में हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता, तो अगर हम इसी तालाब को अगर पानी के साथ रखें तो आने वाले टाइम में वो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आने का संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपलिया में अभी 2021 का टारगेट था। उसके तहत हमें कुल 3 आवास यहाँ पर प्राप्त हुए हैं इस ग्राम पंचायत में। 2 आवास इसमें से लेंटल पर पूर्ण हो चुके हैं और 1 आवास निर्माणाधीन है, क्योंकि वो लाभार्थी की स्वयं सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए कार्य में थोड़ा विलंब हो रहा है। उनके बेटे उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया था कि वास्तव में वो महिला पात्र है, लेकिन उसका नंबर प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने लिस्ट यहाँ पर दिखाई है, 37 नंबर संभवतः बताया था उन्होंने उसका, तो लिस्ट में थोड़ा पीछे होने की वजह से उसको आवास अभी नहीं दिया जा सका है। इसमें निर्देश प्राप्त करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पिपलिया गाँव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी का निरीक्षण था और हम अपने पूरे जनपद में 73 तालाब इस तरह के बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं होगा बल्कि इनको मत्स्य और अन्य कार्यों के लिए देखिए आजीविका संवर्धन का कार्य भी किया गया। राजधानी देहरादून में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों से कहा कि हमारी सरकार का ये सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। हम सभी को हफ्ते में 2 घंटे का समय निकालकर इसमें सहयोग करना चाहिए। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी युवाओं को भी मिलजुल कर राजधानी को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उस रोड मैप के आधार पर हम काम करेंगे और वो रोड मैप सबका रोड मैप होगा। एक दिन हम उसमें काउंट करेंगे, एक दिन का जो है सबका वो होगा कि कौन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे उन क्षेत्रों में काम करेगा। इस आधार पर लगातार हमारा काम चल रहा है और आने वाले समय में दून को क्लीन करना, क्लीन सिटी ये ग्रीन सिटी हो, क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का महत्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। सरकार की तरफ से देहरादून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम के द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री की क्या राय है, इन्हीं सब बातों को लेकर सीएम धामी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता कैलाश बिष्ट ने।
आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कार्य किया है, ग्रीन सिटी बनाने का आपने एक मैसेज दिया है, क्या कुछ कहना है? नहीं, हमारा संकल्प है सब लोगों को आगे आकर ये शहर जो है हमारा क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और इस अभियान की शुरुआत हुई है। नगर निगम देहरादून ने आज इस काम को शुरू किया है और ये काम लगातार चलता रहेगा। सर, महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ शुरू की है केंद्र सरकार ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उस योजना में जो भी हमारे अग्निवीर उस योजना में अपना काम करके आएंगे, उन सभी को उत्तराखंड की सरकार हर क्षेत्र में वरीयता प्रदान करेगी, चाहे पुलिस का हो, चाहे हमारा आपदा प्रबंधन विभाग हो, चार धाम यात्रा हो, उपनल हो, अनेकों विभागों में हम वरीयता के आधार पर उनको लेंगे। कुछ असामाजिक तत्व उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं? निश्चित रूप से अभी सभी नौजवान हमारे देश के कर्णधार हैं, उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सोच समझ के हमारे देश के लिए, नौजवानों के लिए योजना निकाली है। उस योजना में अनावश्यक रूप से कुछ लोग नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करता हूं कि सभी शांति के रास्ते पर आए और शांति के रास्ते से सब हल निकलते हैं। चलिए, ये थे सीएम हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि युवाओं को भड़काने की कोशिश इस वक्त अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर की जा रही है और उनकी अपील युवाओं से यही है कि युवा भड़के नहीं और ये जो योजना है इस योजना को लेकर लगातार केंद्र का साथ दें और सरकार का साथ दें। कैमरा पर्सन मयूर के साथ ND24 के लिए देहरादून से कैलाश प्रेस। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की आम जनता के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी हर महीने 2 ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे। अधिकारी ग्रामीणों से जानकारी लेंगे कि उनके ग्राम में स्वास्थ्य विभाग की किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है उन योजनाओं की सुविधाएं ग्रामीण कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत में ANM के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की ग्राम तक उपस्थिति की सूचना भी लेंगे। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ग्राम पंचायत खूना में जाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण 108, 104 खुशियों की सवारी की सुविधाएं कैसे ले सकते हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी बताई। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं वो कैसे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और योजना के तहत कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। सरकार जनता के दौर के तहत जो है कि हर महीने जो है एक नया पंचायत का हमें कवर करना है, नया पंचायत के ग्राम को कवर करना है, जिसमें सरकार द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही विभाग से संबंधित उसके बारे में पूरी जानकारी और उसके प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाए। नया अटल आयुष्मान योजना चलती है, उसके अलावा 104 चलती है, 108 चलती है, उसके अलावा टीकाकरण के बारे में भी और जन सुरक्षा के बारे में भी ये सारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी जाए। मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के अनुसार जनपद चमोली में हल्की बूंदाबांदी जारी है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी होने से प्रकृति ने चारों तरफ सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को भी कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रबंधक सेवा सिंह का यह कहना है कि यात्रा में कोई कमी नहीं आई है, यात्रा अपने चरम पर है। हालांकि ठंड जरूर फिर से लौट आई है। चमोली के पोखरी में शराब दुकान पर मनमानी की जा रही है। दुकान संचालक MRP से अधिक रेट वसूल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि SDM कार्यालय और पुलिस थाना शराब दुकान से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो क्या बोतल में लिखा है 550, हमसे लिया जा रहा है 600 रुपये। जो रेट है उसके हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ पर ओवरमेट का मामला कुछ दूर है और जो है ये मन मर्जी के रास्ते को पैसा लेते हैं और उसमें जो हमें जो 150 की बोतल 200 में मिलते हैं, जो 200 की बोतल वो 250 में मिलते हैं, जो 250 के वो 300 में मिलते हैं। 50 एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं और बोलते हैं कि जाओ जहाँ जाना है वहाँ से ले आओ, नहीं तुम्हें चाहिए तो और जगह से ले आओ। ऐसा कोई मामला है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें इनफैक्ट ये शिकायत कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी तो आबकारी निरीक्षक को हमने कहा है कि इंस्पेक्शन करके इसमें त्वरित कार्रवाई करें। लोहाघाट क्षेत्र में पहली बारिश ही ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। बाटन पुल क्षेत्र का पूरा पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी के साथ ही सड़क का कूड़ा कचरा घरों में घुसने से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। नाली निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। NH अधिकारियों की लापरवाही के चलते ऐसे हालात बने हैं। बीते साल भी यही समस्या बनी थी। अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर दिया। इससे तंग ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड का पानी सारा अंदर को घुस गया, क्या कहते हैं
और परसों तक जेसीबी नहीं लगा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हमको, कल ही जेसीबी लगा, आज ये घर में ये हाल हो गया। लापरवाही है, न एनएच वाले देखने आते हैं, न आधा अधूरा हमारा काम तोड़ के इनने हमारी सीढ़ी तोड़वाई, नहीं इनने सीढ़ी ठीक करी, और क्या कहते हैं कल ही इनका जेसीबी लगा है तो आज ये पूरा घर के अंदर पानी घुस गया। इससे पहले भी बना दिया तो सीढ़ी का पानी अंदर। लोहाघाट में खेशकांडे गांव के ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। पाताल देवता मंदिर परिसर और मेला स्थल पर कब्जे की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन देकर के कब्जा हटाने की मांग की है। इससे पहले भी ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपनी धरोहर को बचाने के लिए लगातार सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को ग्रामीण मजबूर हैं। 2020 से मामला चल रहा है। मंदिर अब्लिक मेला स्थल है वहाँ पर, जो पुस्तौनी आज का नहीं है, पुस्तौनी है वो। वहाँ पर कम से कम हमारे 150 परिवार, करीब एक पूरा गांव का मंदिर है। उसमें आज दिक्कत ये है कि सनातन उसमें पूजा होती आ रही है आज तक, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 2020 से उसमें कब्जा हो गया है। हमने प्रशासन को लिखित में दिया, यहाँ तक कि तहसील दिवस में भी हमारे द्वारा मामला दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले हमारा पुस्तौनी जो पूजा का कार्यक्रम, जितनी जमीन हमारे पास मंदिर का मेला स्थल अब्लिक जो मंदिर था, उसको पूर्ववत हमें दे दिया जाए, बस हो गया। हम और कुछ नहीं चाह रहे। नहीं, अभी मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है, 2020 से आज तक भी बना हुआ है उसमें। मसूरी में पर्यटक सीजन से पहले बैठकों का दौर जारी रहता है और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए आला अधिकारी स्थानीय व्यापारियों, पुलिस प्रशासन और नागरिक प्रशासन के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। इसके साथ ही बैठक में किसी भी प्रकार की असुविधा पर्यटकों को नहीं होने दी जाएगी, इसे लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन पर्यटक सीजन शुरू होते ही सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो जाती हैं और बैठकों का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। आपको बता दें कि इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है और हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन मसूरी के प्रवेश द्वार से ही उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक पहुंचते पहुंचते पर्यटक जाम से परेशान हो जाते हैं। मीलों लंबा जाम और घंटों इंतजार के बाद किसी तरह से पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। कि पूरा पिक्चर पास से लाइब्रेरी तक पूरा जाम लगा हुआ है, कहीं कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है, प्रशासन का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है, नगर पालिका कहीं नजर नहीं आ रही है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था क्यों फैल रही है। सारे विभाग सोए हैं, किसी को मसूरी की परवाह नहीं है और पर्यटक, आम नागरिक अपने काम तक पे नहीं जा पा रहा। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है हम पे आदमी नहीं है। अरे भाई तुम एक्स्ट्रा फोर्स मंगा दो, तो कहाँ है वो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ? अच्छा, जो यहाँ की पुलिस है वो सारी किताबघर में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ इतना लंबा जाम रहता है कि वहाँ तो 5-6 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। हल्द्वानी में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप संचालक सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। शहर के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया गया, जिसमें यह पाया गया कि कहीं हवा तो डाली जा रही है मगर उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। नैनीताल रोड में स्थित पेट्रोल पंप पर कर्मी हवा डालने के एवज में सुविधा शुल्क लेता हुआ नजर आया। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर वाहनों पर हवा डालने वाला कर्मी भी नहीं है, लिहाजा वाहन चालकों में खासी नाराजगी है। वाहन चालकों का ये कहना है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों पर तेल भरवाते हैं, मगर जब हवा डालने की बात आती है तो मौजूद कर्मी बहाना बनाकर कन्नी काट जाते हैं। वैसे ज्यादातर जगह में पेट्रोल पंप में मनाही कर देते हैं हवा के लिए। वो बोलते हैं अभी खराब हो रहा है या लड़का नहीं है। शौचालयों की भी हालत खराबी है। शौचालय लगभग या तो खराब पड़े हैं या तो इतने गंदे पड़े हैं और साफ सफाई रखते नहीं है। हमारे पंप में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और हम लोग ये पूरे कंपनी के जितने भी बायलॉज और नियम है वो हम इम्प्लीट कर रहे हैं। और बाकियों के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी वहाँ मैंने कोई सुविधाएं यूज नहीं करी हैं। लेकिन ये है कि इसको हर डीलर भाई ने इसको इम्प्लीट करके और आगे अच्छे तरीके से अपना काम करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।